अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटे आज हम और कुछ क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं यहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आइए बेटा विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डिफाइन क्रिटिकल एंगल एंड एक्सप्लेन टीआईआर फिनोमेनन। जब हम बात करेंगे बेटा क्रिटिकल एंगल और टीआईआर फिनोमेनन की, तो इसमें आपको पहले एक चीज क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जब एक रे ऑफ लाइट रेयरर टू डेंसर जाती है उसके साथ क्या होता है, और जब डेंसर टू रेयरर जाती है उसके साथ क्या होता है। तो बेटा हर एक, मुझे लगता है आप में से हर एक स्टूडेंट को ये अच्छे से पता होगा, व्हेन अ रे ट्रैवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर इट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड व्हाइल इट मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर इट गेट्स डिविएटेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बहुत सिंपल सी चीज है बेटा। जो यहां पे एक इस चीज को आप होल्ड करके रखिए, क्रिटिकल एंगल को, इस टर्म पे आते हैं, दैट्स टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इट्स नॉट रेफ्रैक्शन, इट्स रिफ्लेक्शन। तो बेटे इस फिनोमेनन में आप ये याद रखेंगे, ये फिनोमेनन ऑब्जर्व करने के लिए एक रे को जाना पड़ता है, उसकी टेंडेंसी होनी चाहिए जाने की फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, तब जाकर ये फिनोमेनन आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो याद रखेंगे बेटा टीआईआर फिनोमेनन कब ऑब्जर्व होता है, जब रे की टेंडेंसी होगी डेंसर टू रेयरर जाने की। आइए बेटा अब इन दोनों को एक साथ देखते हैं, क्रिटिकल एंगल एंड टीआईआर फिनोमेनन। इसके लिए बेटा मैं क्या करता हूं, यहां पे ध्यान से सुनिएगा। देखिए मैं यहां पे बेटा एक इंटरफेस लेता हूं जो बेटा सेपरेट कर रहा है डेंसर मीडियम को रेयरर से। नीचे जो मीडियम है इसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू डी, ऊपर जो मीडियम है बेटा इट्स म्यू आर। तो ये डेंसर है, ये रेयरर है बेटा। अब हम क्या करते हैं, यहां पे मैंने एक रेफरेंस एक्सिस ली, दिस द रेफरेंस एक्सिस, और यहां पे बेटा मैं एक सोर्स ऑफ लाइट लेता हूं, सोर्स ऑफ लाइट। लेट अस सपोज इससे एक रे निकली बेटा, रे ऑफ लाइट निकली, और यहां पे इस इंटरफेस को मैंने नॉर्मल बेटा ड्रा कर दिया। मैंने यहां पे इस इंटरफेस पे नॉर्मल ड्रा कर दिया। सो डेफिनेटली दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इस रे की टेंडेंसी है जाने की बेटा फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, तो बेटा डेफिनेटली इट विल मूव, इट विल गेट डिविएटेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बेटा ये मूव करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और इसे हम कहते हैं बेटा एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन। हाँ या ना, क्लियर है बेटे। अब ध्यान से सुनो, अब मैं ये कहता हूं कि अगर मैं बेटा इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज करूं, सो क्या होगा, एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा, डेफिनेटली बढ़ता जाएगा। बेटे कोई ना कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा जरूर होगा, कोई ना कोई ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जरूर होगा बेटे जब ये आर बढ़ते बढ़ते 90 डिग्रीज हो जाएगा, डेफिनेटली। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, जब ये आर 90 होगा, इस टाइम जो रेफ्रैक्टेड रे है बेटा वो ग्रेज करेगी। ग्रेस घास खाना नहीं है बेटा, यहां पे ग्रेज मतलब चलेगी अलोंग द सरफेस, चलेगी अलोंग द इंटरफेस चलेगी बेटा, सेपरेटिंग द रेयरर एंड द डेंसर। यू गॉट इट। तो बेटे इस टाइम एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन अगर आप देखेंगे वो हो गया बेटे 90 डिग्रीज। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन किसमें, रेयरर में 90 डिग्रीज बन गया, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को ही इन डेंसर हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो बेटा बात बहुत सीधी सादी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर such that the angle of refraction in the you can say rearer becomes equal to 90 degrees is known as critical angle। बेटा इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं, इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बेटा क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अब बेटा अगर आपसे वहां पे आ गया डिफाइन क्रिटिकल एंगल, तो आई थिंक अब आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्रिटिकल एंगल डिफाइन करने में। बेटा सिंपली ऐसे मेंशन करिएगा, the angle of incidence in the denser such that the angle of refraction in the rearer becomes equal to 90 degrees is known as critical angle। बहुत आसान है बेटे। अब ध्यान से सुनिएगा, अब आते हैं टीआईआर फिनोमेनन पे। सोचिए बेटा अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा कर दूं, तो बेटे कुछ इस तरीके से ध्यान से देखिएगा। तो यहां पे जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है बेटा वो ग्रेटर देन है क्रिटिकल एंगल। हाँ या ना।
अब मुझे बताइए बेटा इस टाइम क्या होगा, जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं तो एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन बढ़ेगा। क्रिटिकल एंगल पे एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन 90, तो सोचिए बेटा जब आप क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा करेंगे तो रेफ्रैक्शन एंगल और ज्यादा बढ़ेगा, तो रे जो है बेटा उसी मीडियम में वापस चली जाएगी जिस मीडियम में वो पहले प्रेजेंट थी। तो यहां पे आप देख सकते हो बेटे कि यहां पे जो आपकी रेफ्रैक्टेड रे है बेटा वो वापस लौट के आई बेटा उसी मीडियम में जिसमें वो प्रेजेंट थी। अब ये भी कहते हो यहां पे इंटरफेस ने मिरर का काम किया, तो हम इसी फिनोमिनन को कहते हैं बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अगर आपसे वहां पे पूछा जाए व्हाट्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आपको ऐसे मेंशन करना है बेटे, द फिनोमिनन विच इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ रे is incident at an angle greater than critical angle. When a ray is incident at an angle greater than critical angle, returns in the same medium, and the laws of reflection holds good, is known as टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां पे एक जबरदस्त बात है बेटा, अब यहां पे ये इंटरफेस मिरर का काम करता है एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड्स गुड, मतलब जितना यहां पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही अब ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। क्लियर है बेटे? सो आई थिंक आपको क्रिटिकल एंगल और TIR फिनोमिनन बेटा समझ में आया होगा। हमसे एक चीज और पूछी जाती है, क्रिटिकल एंगल का बेटा एक्सप्रेशन निकालना होता है, क्रिटिकल एंगल किसके बराबर है? तो बेटे बहुत आसान है, सिनेल्स लॉ आपने पढ़ा होता है, राइट? तो बेटा यहां पे मैं जो अप्लाई करने जा रहा हूं दैट इज सिनेल्स लॉ। बेटा आपका यहां पे डेंसर है, दिस इज द रेयरर मीडियम, दिस द रेयरर मीडियम, दिस द डेंसर मीडियम। तो बेटे मुझे बताइए क्रिटिकल एंगल पे अगर मैं यहां पे इस पॉइंट पे लगा दूं बेटा सिनेल्स लॉ, तो यहां पे रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा म्यू डी, इस साइड जिस साइड थीटा सी है बेटा मतलब क्रिटिकल एंगल, वहां पे रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू डी, राइट? सो द आंसर मल्टीप्लाइड बाय द साइन ऑफ एंगल, सिनेल्स लॉ की बात कर रहा हूं, दैट इज थीटा सी, बराबर होगा। चलिए बेटा अब हम आते हैं इस मीडियम में, वहां पे रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा म्यू आर, और साइन ऑफ द एंगल इस मीडियम में कितना है? दैट्स 90, सो इट इज साइन ऑफ 90 डिग्रीज। साइन ऑफ 90 1 होता है बेटे, सो आई थिंक इट इज म्यू डी साइन ऑफ थीटा सी, साइन ऑफ थीटा सी इज इक्वल टू म्यू आर, क्योंकि साइन ऑफ 90 1 हो जाएगा बेटे। तो इस तरीके से हमें मिला बेटे क्रिटिकल एंगल साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू डी। तो बेटा ये है बेटा क्रिटिकल एंगल का एक्सप्रेशन। आप यहां पे थीटा सी लिख सकते हो बेटे एज, आप लिख सकते हो बेटा थीटा सी इज इक्वल साइन इनवर्स ऑफ म्यू डी बाई म्यू आर बी, सॉरी इसको ठीक करिए बेटा, इट इज म्यू आर बाई म्यू डी भी आप इसको कह सकते हो, म्यू आर यहां से मैंने म्यू डी नीचे लाया। तो इस तरीके से आपने बेटा एक्सप्रेशन निकाला क्रिटिकल एंगल का। सो बेटा इस तरीके से आपको वहां पे ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है, इस तरीके से आपका ये आंसर जो है आएगा इसमें। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट द क्वेश्चन इज, द मैक्सिमम एरिया विजिबल टू फिश विच इज एट अ डेप्थ ऑफ h फ्रॉम द फ्री सरफेस। बेटा ये कह रहा है कि एक फिश जो है वो एक पॉन्ड में, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये क्वेश्चन असल में क्या है, एक फिश बना देता हूं मैं, ये एक फिश है बेटा, ये कह रहा है बेटे कि इस फिश को बताइए कितना जो है एरिया आउटसाइड, जो आप ये कह सकते हो आउटसाइड द पॉन्ड और रिवर और लेक व्हाटसोएवर इट इज, इसको कितना ज्यादा से ज्यादा एरिया जो है बाहर रीजन जो है वो नजर आएगा। तो बेटे ये असल में किसके साथ रिलेटेड है, ये जो क्वेश्चन है ये किस कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व करता है? ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को इन्वॉल्व करता है, क्रिटिकल एंगल एंड TIR फिनोमिनन को। देखिए बेटा कॉमन सेंस है, ये फिश अभी डेंसर में और बाहर से बेटा रेयरर वो ईयर है एंड इट्स रेफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1। अब बेटा देखने के लिए लेट्स सपोज अगर आपको देखना है तो रे कहीं से आनी चाहिए, आपकी आंखों में पड़नी चाहिए, फिर जाकर इमेज बनेगी। तो अगर इस फिश को बाहर से देखना है तो बेटे होना यह चाहिए रे जो है वो बाहर से आनी चाहिए और इसकी आंखों तक जब तक ना वो पहुंचेगी, यानी रे जो है बेटा वो प्रेजेंट होनी चाहिए रेयरर में भी और डेंसर में भी, तब जाकर जो है फिश उस ऑब्जेक्ट को देख सकती है। बेटा बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। तो देखने के लिए रे होनी चाहिए प्रेजेंट इन रेयरर एज वेल एज इन डेंसर।
बट द क्वेश्चन इज दैट, आपको मैंने अभी पढ़ा है बेटा एक कॉन्सेप्ट, दैट्स कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल एंगल। याद करिए बेटा, हमने ये कहा क्रिटिकल एंगल पे जो रिफ्रैक्टेड रे है बेटा वो ग्रेज करती है अलोंग द सरफेस, और उससे अगर ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो वापस उसी मीडियम में आएगी जिस मीडियम में वो प्रेजेंट थी। बट देखने के लिए क्या होना चाहिए बेटा, रे प्रेजेंट होनी चाहिए रेयरर में भी और डेंसर में भी। तो बेटा यहां पे हम समझ सकते हैं कि फिश जो है ये सिर्फ तब तक देख सकती है, ये सिर्फ उस पॉइंट तक देख सकती है जहां तक कि इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर ना हो जाए। इस पॉइंट को भी ये देख सकती है, इस पॉइंट को भी, इस पॉइंट को भी, हर एक पॉइंट को देख सकती है, क्योंकि अभी जो इन पॉइंट्स पे एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा दैट विल बी लेस देन द क्रिटिकल एंगल। लेकिन जैसे ही क्रिटिकल एंगल से के बराबर या क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल बेटा बन जाएगा, रे जो है उसका एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा या इक्वल हो जाएगा बेटा, तब रे जो है वो रेयरर मीडियम में बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होगी। यानी उस टाइम आप कह सकते हो फिश को इससे ज्यादा एंगल पे कुछ भी नजर नहीं आएगा। क्लियर है? तो बेटा बहुत आसान है। तो हम एक्सट्रीम केस लेंगे, हम कहेंगे इस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा जैसी एंगल हो जो है इंक्रीज हो जाएगा तो उस टाइम फिश को बाहर से जो चीजें वो नजर आनी बंद हो जाएंगी। एक्सट्रीम केसेस द क्रिटिकल एंगल, और असल में इससे कम एंगल पे रे प्रेजेंट होनी चाहिए। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, यहां पे मैं सिंपल सी एक बात करूंगा। ये लेट्स सपोज फिश है बेटा, आपको मैंने अभी एक पॉइंट दिखाया जहां पे मैंने दिखाया क्रिटिकल एंगल। आप खुद सोचिए बेटा, क्या पॉन्ड के ऊपर इस वाटर पे सिर्फ ऐसा एक ही पॉइंट होगा या ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे? तो आप इमेजिन अगर करेंगे बेटा, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे और एक कोन जैसा बनेगा। आप ऐसा मान के चलिए, ये बेटा आई है इसकी, और ऊपर जो है बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे बेटा जहां पे बनेंगे बेटा क्रिटिकल एंगल। क्लियर है? और जब आप इनको जोड़ोगे फिश के आई के साथ तो एक कोन जैसा स्ट्रक्चर नजर आएगा। तो आप कह सकते हो ये फिश जो है ये देख सकती है सिर्फ इतना एरिया, इतना रीजन जो है बेटा इसके अंदर अंदर ये देख सकती है, इससे बाहर नहीं देख सकती है, क्योंकि उस टाइम रे बेटा प्रेजेंट नहीं होगी इन रेयरर, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होगी बेटा इन डेंसर। क्लियर है? तो बेटा इसी रीजन का ये जो आपको ऊपर सरफेस पे एक सर्कुलर रीजन नजर आ रहा है, एक डिस्क जैसा रीजन नजर आ रहा है बेटा, इसी का एरिया मुझे निकाल के देना है। बात समझ रहे हैं? ये रीजन निकाल। नाउ क्वेश्चन इज कैसे निकाल? देखिए बेटा बहुत आसान है किस तरीके से हम इसको निकालें। अगर मुझे किसी तरीके से इस सर्कुलर रीजन की रेडियस पता चल जाए तो पाई आर स्क्वायर से मैं डायरेक्टली ये एरिया, विजिबल एरिया निकाल सकता हूं। उसके लिए प्रोसीजर क्या है? बहुत आसान, मैं बहुत ही सिंपल डेरिवेशन दिखाऊंगा बेटे, ये आप वहां पे करिए और आपको बेटा बिल्कुल 100% जो है मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन इसी तरीके से जैसे मैं बोल रहा हूं, हमने बेटा अभी पढ़ा कि जो क्रिटिकल एंगल का एक्सप्रेशन है साइन ऑफ आईसी, वो बराबर होता है रेयरर डिवाइडेड बाय डेंसर। ये मैंने अभी पढ़ा है बेटा, इट्स द रेशियो ऑफ म्यू आर बाय म्यू डी। ठीक, अब इस रिलेशन को देखिए बेटा, क्या मैं इस रिलेशन को इंटरप्रेट नहीं कर सकता हूं इन फॉर्म ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल? बिल्कुल कर सकता हूं। देखिए कैसे। ये है साइन ऑफ आईसी, लेट सपोज ये एंगल मैं मान रहा हूं आईसी, इसको आप यहां पे जो है ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे इस ट्राइंगल को। ये बेटा ये ट्राइंगल इस रिलेशन की इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, ये आईसी है। साइन, साइन किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बताइए बेटा परपेंडिकुलर क्या है? म्यू आर, और बेटा हाइपोटेन्यूज फिर क्या है? म्यू डी। तो आप ये कह सकते हो साइन ऑफ आईसी बेटा इसमें ये उस ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करता है जिसका परपेंडिकुलर म्यू आर, जिसका हाइपोटेन्यूज म्यू डी। तो बताइए इस ट्राइंगल का बेस कितना? जरा थोड़ा सा इमेजिन करिए बेटा, इस ट्राइंगल का बेस कितना होगा? बेटा पाइथागोरस थ्योरम से बेटा निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर। और अगर बेस निकालना है बेटे तो बेटा वो होगा रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर। अब पाइथागोरियन थ्योरम लगाइए बेटा, आपको ये बिल्कुल मिल जाएगा। सो इट्स म्यू डी स्क्वायर माइनस म्यू आर स्क्वायर, इसका बेटा रूट चढ़ाइए तो वो इस ट्राइंगल का बेटा बेस होगा। क्लियर है? अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, तो मैंने एक ट्राइंगल बना के रखी जिसमें एंगल लिया आईसी, उसमें मैंने देखे म्यू आर म्यू डी और बेस जो है वो किसके बराबर है। क्लियर? अब चलिए बेटा आगे ध्यान से सुनिएगा। देखिए
ये है बेटा रेफरेंस लाइन, यहां पे बेटा फिश की आई, ठीक है। और हमने ये कहा कि जब तक कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर या उससे कम है तो तब तक ये फिश देख सकती है, यानी ये इस रीजन में देख सकती है और इससे बाहर तो बिल्कुल भी नहीं देख सकती है। तो जब ये इस रीजन में देखेगी तो ये कैसा रीजन होगा, ये एक सर्कुलर रीजन होगा, इन फॉर्म पे कोन आप कह सकते हो, और ऊपर जो है एक डिस्क बनेगी बेटा। इसी डिस्क का मुझे एरिया निकालना है, इसी रीजन का मुझे एरिया निकालना है। लेट सपोज इसका रेडियस है बेटा आर। फिश खुद कितनी डेप्थ पे बेटा, क्वेश्चन में लिखा एट अ डेप्थ ऑफ एच, बोलिए हां या ना। मुझे बताइए बेटा, अगर ये क्रिटिकल एंगल है तो ये भी तो क्रिटिकल एंगल है बेटा, आप कह सकते हो दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मुझे बताइए बेटा, इस ट्रायंगल का, अब उस ट्रायंगल को भूल जाओ और इस ट्रायंगल पे आ जाओ बेटा। ये जो अंदर ये ट्रायंगल बनी है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें आर किसका काम कर रहा है, परपेंडिकुलर, और एच बेस का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज टैन, है ना, tan ऑफ थीटा सी। तो आप ये कह सकते हो R अपॉन एच इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा सी। बहुत आसान है बेटे, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस आप कह सकते हो, R अपॉन एच इज इक्वल tan ऑफ दिस। तो मुझे बताइए R किसके बराबर, H tan थीटा आई सी, ऐसे आप लिख सकते हो। H इज द डेप्थ जहां पे फिश प्रेजेंट है। अब ये tan थीटा सी कहां से लाओगे बेटे, बिल्कुल सही आप लाओगे बेटे, जो मैंने ये ट्रायंगल बना के रखी हुई है बेटा, इससे tan निकालोगे, क्योंकि ये एंगल कितना है IC, तो tan ऑफ IC कितना हो जाएगा बेटे, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, म्यू आर, और बेस कितनी है बेटा, रूट ऑफ म्यू डी स्क्वायर माइनस म्यू आर स्क्वायर। तो बेटा आप यहां पे लिख सकते हो tan IC के बदले म्यू आर, आप लिख सकते हो बेटा H इट इज म्यू आर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ इट इज म्यू डी स्क्वायर माइनस म्यू आर स्क्वायर। ये मिला बेटे रेडियस ऑफ द सर्कुलर रीजन, जिस सर्कुलर रीजन में जो फिश है वो देख सकती है। क्लियर है, हमें तो एरिया चाहिए, तो बेटा बहुत आसान है, एरिया बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो हमेशा पहले ये आर निकाला करिए, उसके बाद इस आर को बेटा यहां पे इंसर्ट करिए, पाई आर स्क्वायर, आपको बेटा एरिया ऑफ विजिबल रीजन मिल जाएगा। क्लियर है, ये था बेटे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे वो पूछ सकता है, बहुत तरीकों से पूछ सकता है, मतलब जरूरी नहीं कि जो वर्डिंग मैंने यहां पे लिख दी वो यही वर्डिंग यूज करें। तो बेटा बहुत सारे टाइप्स या इनसे वो पूछ सकता है ये क्वेश्चन, एरिया ऑफ द विजिबल रीजन बताओ। तो बेटा आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ विजिबल रीजन क्या हुआ, जो फिश होती है जब वो डेंसर में होती है तो ज्यादा से ज्यादा एरिया जिसमें वो देख पाएगी वो किसके बराबर है। सो आपको यही स्टेप्स बेटे फॉलो करने, राइट। आइए बेटा चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, हां जी देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन पोलराइजेशन। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आप सबको पता है। ये क्वेश्चन जो है आपको रिसेंट ईयर में जो क्वेश्चन पेपर अगर आप उठा के देखें उनमें आपको डेफिनेटली मिल जाएगा पोलराइजेशन, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही जबरदस्त है। देखिए बेटा पोलराइजेशन क्या होती है, और दूसरी बात पोलराइजेशन क्या हर एक वेव दिखाती है या कोई पर्टिकुलर वेव। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, मैं इसको बहुत ही आसान करने वाला हूं। यहां पे जो पोलराइजेशन है इट इज रिलेटेड विद लाइट, ये विद रेस्पेक्ट टू लाइट हमें पढ़ना है। बट पोलराइजेशन पहले थोड़ा सा समझेंगे बेटा, पोलराइजेशन होता क्या है। ध्यान से सुनिएगा बेटा, लेट अस सपोज मेरे पास एक रस्सी है बेटा, एक थ्रेड है मेरे पास, और इस थ्रेड को यहां से मैंने फिक्स कर दिया, आई हैव फिक्स्ड द थ्रेड। अब इस थ्रेड को मैं बेटा पास कर रहा हूं एक कार्डबोर्ड के थ्रू, एक कार्डबोर्ड के थ्रू मैं इसको बेटा क्रॉस करवा रहा हूं, उसके अंदर एक छेद है, लेकिन जो बेटा छेद है वो कुछ इस तरीके से, इट्स अ काइंड ऑफ यू कैन से स्लिट हियर। तो कार्डबोर्ड के आप देख सकते हो बीच में एक सुराख है, स्लिट है बेटा, ये है बेटा वर्टिकल स्लिट है एक, और उसके बीच में से रस्सी जा रही है। अब सोचिए बेटा, अगर मैं इस रस्सी में इस तरीके से जो यहां पे एक पल्स क्रिएट करूं, ऐसे वर्टिकल पल्स क्रिएट करूं, अगर मैं आपसे ये कहूंगा कि क्या ये पल्स जो है बेटा क्या यहां पे ये प्रेजेंट होगा, तो आंसर आपका होना चाहिए यस सर। क्यों, क्योंकि बेटा आप देख सकते हो जो यहां पे वाइब्रेशन है, जो पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं बेटा वो अलोंग द एक्सिस ऑफ द स्लिट है। तो बेटा आराम से ये स्लिट इस वाइब्रेशन को एलो करेगा, मतलब जाने देगा, यानी ये वाली वाइब्रेशन यहां पे प्रेजेंट होगी, क्योंकि यहां पे जो वाइब्रेशन है बेटा, पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन है, जिस एक्सिस पे वो वाइब्रेट कर रही है वो कोइंसाइड कर रहा है विद द एक्सिस ऑफ द स्लिट।
यू गॉट इट? अब अगर मैं ये कहूं कि इसी स्ट्रिंग में मैं इस प्लेन में एक यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन में वाइब्रेशन सेट कर दूं, मतलब ऐसे ये जो है वाइब्रेशन हो रही है और ये आगे जा रही है, और मैं आपसे कहूंगा क्या ये कार्डबोर्ड यहां से इसको एलो करेगा? तो आंसर इज नो, सर ये एलो नहीं करेगा। क्यों? आप देख सकते हो स्लिट की एक्सीज y एक्सीज है और जो आपका वाइब्रेशन है बेटा वो इस टाइम z एक्सीज पे है, तो बेटा डेफिनेटली ये इसको एलो नहीं करेगा। ये रस्सी में जो ये वाइब्रेशन है वो यहां से प्रेजेंट नहीं होगी। क्या मैं यहां पे दो कंक्लूजन्स नहीं निकाल सकता हूं? पहला, वाइब्रेशन इनपुट पे आप किसी भी प्लेन में दे सकते हो। आप रस्सी को बेटा जर्क दे दीजिए और वो किसी भी वाइब्रेशन में जो है आ सकती है, किसी भी प्लेन में वाइब्रेट कर सकती है। लेकिन कार्डबोर्ड की वजह से हुआ क्या बेटे, जो यहां से आउटपुट मिलेगा वहां पे जो वाइब्रेशन प्रेजेंट होगी वो किसी पर्टिकुलर प्लेन या पर्टिकुलर एक्सीस पे ही प्रेजेंट होगी। बोलिए हां या ना? बिल्कुल सही, वो एक पर्टिकुलर प्लेन में ही प्रेजेंट होगी। सो हम ये कहेंगे बेटा इस फिनोमिनन को ही हम कहेंगे पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन असल में क्या है बेटा? रेस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशन इन अ पर्टिकुलर प्लेन ऑन अ पर्टिकुलर एक्सीस। बेटा आउट ऑफ आप कह सकते हो बेटा नंबर ऑफ यू कैन से वाइब्रेशंस अलोंग डिफरेंट एक्सीज, जो आपका आउटपुट है बेटा वहां पे जो आपकी वाइब्रेशंस है वो खाली एक पर्टिकुलर एक्सीज पे प्रेजेंट है, खाली एक पर्टिकुलर प्लेन में प्रेजेंट है। और हम ये कह सकते हैं यहां पे हमने क्या कर दिया? हमने कर दिया पोलराइजेशन। पोलराइजेशन इज सिंपली रेस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशंस इन अ पर्टिकुलर प्लेन, दैट्स बेटा पोलराइजेशन। अब बात करेंगे बेटा यहां पे पोलराइजेशन विद रेस्पेक्ट टू लाइट की। तो विद रेस्पेक्ट टू लाइट आइए सीखते हैं बेटा पोलराइजेशन क्या इंपॉर्टेंस रखता है। आप ये बेटा हमेशा याद रखेंगे कि लाइट में आपको पता है इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें दो फील्ड्स हैं बेटा, वन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड इज द मैग्नेटिक फील्ड। वहां पे मेंशन करिएगा बेटा कि जो पोलराइजेशन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एसोसिएटेड नहीं है। Polarization of electromagnetic wave is associated only with the electric field component of electromagnetic wave. Magnetic field के साथ polarization associated नहीं है। यह बेटा आप दिमाग में रखिएगा। दूसरी बात, जो सन से लाइट आती है यह होती है बेटा अनपोलराइज्ड लाइट। जो सन से लाइट आती है इट्स नोन एज अनपोलराइज्ड। इट्स नोन एज अनपोलराइज्ड। अनपोलराइज्ड मतलब बेटे जो लाइट आ रही है इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स बेटा प्रेजेंट है वो हर एक एक्सीस पे प्रेजेंट है। यानी जो सन से लाइट आ रही है बेटा उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है बेटा वो हर एक एक्सीस, हर एक प्लेन में प्रेजेंट है। तो मान लीजिए लाइट आ रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सीस पे भी प्रेजेंट है, इस एक्सीस पे भी प्रेजेंट है, इस एक्सीस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक जो आप कह सकते हो प्लेन में प्रेजेंट है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक प्लेन में प्रेजेंट होगा उसी को हम कहते हैं बेटा, उस लाइट को हम कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। अब खुद सोचिए बेटा अगर मैं कहूं पोलराइजेशन करनी है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि आउटपुट पे जो लाइट मिलेगी उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिर्फ प्रेजेंट होगा एक पर्टिकुलर प्लेन में, एक पर्टिकुलर एक्सीस के ऊपर। बेटा अगर आप ऐसा कुछ कर जाते हैं कि अनपोलराइज्ड लाइट जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है ऑन ऑल द पॉसिबल एक्सीज और रेस्ट्रिक्ट करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटे किसी एक पर्टिकुलर एक्सीज पे, तो बेटा हम कहेंगे हमने लाइट को कर दिया पोलराइज। इज दिस क्लियर? तो लाइट का पोलराइजेशन क्या होता है बेटे? सिंपली रेस्ट्रिक्टिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट टू वाइब्रेट ऑन अ पर्टिकुलर एक्सीस इन अ पर्टिकुलर प्लेन, दैट्स नोन एज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा याद रखेंगे, पोलराइजेशन इज शोन बाय ओनली एंड ओनली ट्रांसवर्स वेव्स, इट इज नॉट शोन बाय लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। बेटा याद रखेंगे पोलराइजेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है विच डिफरेंशिएट्स बिटवीन द ट्रांसवर्स वेव्स एंड द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। रिमेंबर दिस, ट्रांसवर्स वेव्स ही सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स दिखाती हैं पोलराइजेशन। बेटा जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं उनके साथ पोलराइजेशन डिफाइंड नहीं है।
You got it? क्योंकि आपकी लाइट जो है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट्स अ ट्रांसवर्स वेव, दैट्स व्हाई पोलराइजेशन इज शोन बाय दिस लाइट, यू कैन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बेटा आई थिंक मैंने आपको ब्रीफ आइडिया दिया, बट द क्वेश्चन हियर इज दैट कि सर इससे पहले जब रस्सी थी उसमें हमने वाइब्रेशंस को रेस्ट्रिक्ट किया था एक कार्डबोर्ड और उसके बीच में बने हुए स्लिट से। ये तो लाइट है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को रोकना है बेटे, कैसे रोकेंगे? तो बेटा याद रखेंगे दो इंपॉर्टेंट आप ये कह सकते हो चीजें हम यूज करते हैं बेटा। एक बोलते हैं नाइकॉल प्रिज्म, वन इज नोन एज नाइकॉल प्रिज्म, और एक और चीज होती है बेटा दैट्स नोन टॉरमेलिन क्रिस्टल। टॉरमेलिन क्रिस्टल इसको बोलते हैं बेटा, टॉरमेलिन क्रिस्टल्स इनको बोलते हैं बेटा। ये दो ऐसी चीजें जिनसे हम पोलराइजेशन अचीव करते हैं। तो बेटा आइए मैं यहां पे जो दिखाऊंगा पोलराइजेशन ऑफ लाइट, उसमें हम टॉरमेलिन क्रिस्टल यूज करेंगे। अगर आप नाइकॉल प्रिज्म यूज करेंगे बेटा रिजल्ट्स विल बी सेम, कोई फर्क नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, अब बाय यूजिंग यू कैन से टॉरमेलिन क्रिस्टल देखिए पोलराइजेशन कैसे अचीव की जाती है। तो बताइए बेटा ये जो लाइट है इसमें मैं दिखा रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड में दिखा रहा हूं। आप सोच रहे होंगे ये क्या सर दिखा रहे हैं डिफरेंट एक्सिस पे? बेटा ये मैं दिखा रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड्स में दिखा रहा हूं जो कि प्रेजेंट है बेटा, आप देख सकते हैं हर एक एक्सिस के ऊपर। यू गॉट इट? तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स बेटा प्रेजेंट है हर एक एक्सिस के ऊपर। तो बताइए इस लाइट को क्या बोलेंगे आप? अनपोलराइज्ड लाइट। इसको हम बेटा अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। यह है बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट। एक शॉर्टकट भी है मेरे पास जिससे आप अनपोलराइज्ड लाइट दिखा सकते हो। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही एक्सिस पे दिखाना है। सर आप क्या बोल रहे हैं, फिर तो ये पोलराइज्ड हुआ। बेटे पूरा आपने सुना नहीं, बीच में एक जो है आप कह सकते हो सॉलिड डॉट या बॉल बना दे दीजिए। तो बेटा आपको यहां पे ये जो रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल रही है आप कह सकते हो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट। जस्ट बेटे सॉरी, एक सेकंड बेटे, देखिए क्या कह रहा हूं मैं। सो दैट मींस अगर आप नहीं चाहते इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना, बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना, एक बनाइए बीच में एक डॉट बनाइए। डॉट का मतलब ये बेटा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक जगह नहीं है, ये हर एक प्लेन में बेटा रोटेट कर रहा है या प्रेजेंट है। सो बेटा ये दोनों जो है रिप्रेजेंटेशंस है किसकी बेटा? अनपोलराइज्ड लाइट की। अब आते हैं बेटा पोलराइज्ड लाइट पे। तो पोलराइज्ड लाइट की रिप्रेजेंटेशन है कुछ इस तरीके से। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। यह बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, यानी यहां पे क्या हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर प्लेन में बेटा प्रेजेंट है, एक पर्टिकुलर एक्सिस पे प्रेजेंट है। तो यह है बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। इज दिस क्लियर? So it's the representation of polarized light. क्लियर है बेटे? एक और है बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, वो होते हैं बेटा सिर्फ और सिर्फ आपको डॉट्स बनाने। अगर आप सिर्फ और सिर्फ डॉट बनाते हो बेटा इसका मतलब भी हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही एक्सिस पे प्रेजेंट है। तो ये भी है रिप्रेजेंटेशन। सिंपली ड्रा द डॉट्स एंड यू कैन शो दैट इट इज द पोलराइज्ड लाइट। यू गॉट इट? अब ध्यान से सुनिए बेटा, अब हम पोलराइजेशन देखेंगे करते कैसे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो बताइए बेटा ये कौन सी लाइट है, जरा बताइए ये कौन सी लाइट है बेटा? डेफिनेटली इट इज अनपोलराइज्ड लाइट, राइट? इट्स अनपोलराइज्ड लाइट। अब क्या हो रहा है बेटे, आगे मैं टॉरमेलिन क्रिस्टल रख देता हूं। ये बेंजीन जैसा मैं यहां पे दिखा रहा हूं, इट अपीयर्स लाइक बेंजीन। ठीक है, ये क्रिस्टल होता है बेटे। आगे मैं पढ़ाऊंगा किसने बनाया था, कितने टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स होते हैं वो दिखाऊंगा मैं आगे। ऑल्दो नॉट रिक्वायर्ड, आपसे कोई नहीं पूछेगा, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैं आगे डिस्कस करूंगा। ये टॉरमेलिन क्रिस्टल है। टॉरमेलिन क्रिस्टल में एक खास बात होती है बेटा, इसमें एक एक्सीज होती है जिसको हम कहते हैं क्रिस्टलोग्राफिक एक्सीज। टॉरमेलिन क्रिस्टल में एक एक्सीज होती है बेटा जिसको हम कहते हैं क्रिस्टलोग्राफिक एक्सीज। ये क्रिस्टलोग्राफिक एक्सीज आप कह सकते हो इट इज द लॉन्गेस्ट एक्सीज। लॉन्गेस्ट एक्सीज ऑफ द टॉरमेलिन क्रिस्टल इज नोन एज, क्या बोलते हैं बेटा इसको? क्रिस्टलोग्राफिक एक्सीज इसको बोलते हैं। ये क्रिस्टलोग्राफिक एक्सीज जो है बेटा ये बिल्कुल वैसा ही काम करती है लाइट के लिए जैसा कि स्लिट इन द कार्डबोर्ड, बिल्कुल ये वैसा ही काम करती है। आप इसको मान के चलिए स्लिट है,
ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो इस क्रिस्टलोग्राफिक एक्सीस के पैरेलल होगा ये उसको एलो करेगा क्योंकि उसके लिए स्लिट का काम करेगा, और जो किसी और एंगल पे होगा ये उसको ब्लॉक कर देगा। बात आई समझ बेटे? तो हो क्या रहा है, यहां से आ रही है अनपोलराइज्ड लाइट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक एक्सिस में प्रेजेंट है, लेकिन बाहर से बेटा जो लाइट निकलेगी वो पोलराइज्ड होगी। आप देख सकते हो पोलराइज्ड क्यों है, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो बेटा एक पर्टिकुलर एक्सिस पे प्रेजेंट है। हाँ या ना, है कि नहीं? सो बेटा एक पर्टिकुलर एक्सिस में यहां पे प्रेजेंट है बेटा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा ये बन होगी बेटा पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन कैसे की जाती है? बाय यूजिंग द नाइकॉल प्रिज्म और यू कैन से टॉर्मलिन क्रिस्टल। टॉर्मलिन क्रिस्टल में एक एक्सिस होती है जिसको क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस कहते हैं। इट्स द लॉन्गेस्ट एक्सिस। आप कैसे बताएंगे टॉर्मलिन क्रिस्टल में क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस कौन सी एक्सिस है? बेटा आप याद रखेंगे लॉन्गेस्ट एक्सिस इज द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पैरेलल होता है ये उसको एलो करता है, जो बेटा किसी एंगल पे होता है ये उसको ब्लॉक कर देता है। बोलो बेटे समझ में आ गया? ये हो गया बेटा पोलराइजेशन ऑफ लाइट, हाउ पोलराइजेशन ऑफ लाइट इज अचीव्ड। बट बेटे एक क्वेश्चन यहां पे अराइज हुआ, क्वेश्चन ये अराइज हुआ जो अनपोलराइज्ड लाइट है जब वो हमारी आंखों पे पड़ती है और जब पोलराइज्ड लाइट हमारी आंखों पे पड़ती है, बेटा हमारी आंखें इतनी सेंसिटिव नहीं है कि ये डिफरेंस बता सके हमें वेदर द लाइट इज अनपोलराइज्ड और पोलराइज्ड। ये डिफरेंस नहीं बता पाती है, हमारी आंखें डिफरेंशिएट नहीं कर पाती हैं बिटवीन अनपोलराइज्ड एंड पोलराइज्ड। नाउ द क्वेश्चन हियर इज कैसे फिर पता चलेगा कि जो यहां से लाइट आई कि वेदर इट वाज पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड। तो बेटा हमने क्या कर दिया, ध्यान से सुनिएगा, हम एक और क्रिस्टल को आगे रख देते हैं। बेटा एक और क्रिस्टल कौन सा होता है? वो यही टॉर्मलिन क्रिस्टल ही होता है बेटे, बट उसका नाम यहां पे रख देते हैं हम एनालाइजर। यू गॉट इट? और सर फिर इसका क्या नाम रख देते हैं? ये भी तो टॉर्मलिन है। सो बेटा इसने पोलराइजेशन की, इसका नाम रखते हैं पोलराइजर। ठीक है, तो इसका नाम है बेटा पोलराइजर। और बेटा जो दूसरा मैं क्रिस्टल यूज करूंगा सॉरी बेटे, और जो दूसरा क्रिस्टल में यूज करूंगा, दूसरा टॉर्मलिन क्रिस्टल यूज करूंगा सो दैट मुझे यह पता चले कि जो लाइट मिली वो सच में पोलराइज्ड लाइट है या नहीं। द सेकंड क्रिस्टल इज नोन एज, दैट सेकंड क्रिस्टल इज नोन एज एनालाइजर। तो बेटा दूसरा एक और क्रिस्टल में यहां पे सामने रख देता हूं बेटा, इसे हम कहते हैं एनालाइजर, और ये इसकी होगी बेटा क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, इसको हम कहते हैं बेटा एनालाइजर। आसान है बेटे। तो दोनों जो है टॉर्मलिन क्रिस्टल्स हैं बिल्कुल। तो पहले को क्यों बोलते हैं पोलराइजर? क्योंकि इसने पोलराइजेशन की। दूसरे को क्यों बोलते हैं एनालाइजर? क्योंकि इससे हम ये डिटेक्ट करना चाहते हैं, इससे हम श्योर होना चाहते हैं कि जो लाइट मिली वो बेटा है पोलराइज्ड लाइट। कैसे ये प्रिंसिपल कैसे काम करता है आप ध्यान से देखिएगा बेटा, बड़ा मजा आता है इसको समझने में, बहुत जबरदस्त चीज है बेटा, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आप सीखें तो ध्यान से सुनिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं। सोचिए बेटा ये है आपके पास अनपोलराइज्ड लाइट और ये है बेटा आपके पास पोलराइजर। तो बताइए पोलराइजर से बाहर लाइट आ रही है कि नहीं? बिल्कुल आएगी, क्योंकि वो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के पैरेलल होगा वो आउटपुट पे प्रेजेंट होगा। अब अगर मैं इस क्रिस्टल को बेटा रोटेट करता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस क्रिस्टल को रोटेट करता हूं, आई विल डेमोन्स्ट्रेट जस्ट। लेट्स सपोज दिस द क्रिस्टल, दिस द क्रिस्टल, दिस द टॉर्मलिन क्रिस्टल, लेट्स सपोज दिस इज द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, और बेटा ये है अनपोलराइज्ड लाइट, ट्राई टू दिस, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक एक्सिस में प्रेजेंट, इस एक्सिस पे, इस एक्सिस पे। लेकिन जो इस एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यहां से निकलेगा, जो ऐसे होगा वो तो नहीं निकलेगा ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं इसको रोटेट कर देता हूं, इस क्रिस्टल को, पहले वाले क्रिस्टल को मैं रोटेट कर देता हूं, मैं बोलता हूं क्या आउटपुट पे लाइट मिलेगी? तो बेटा डेफिनेटली मिलेगी। नाउ द क्वेश्चन इज क्यों? क्योंकि अनपोलराइज्ड लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना इस प्लेन में भी, तो इस टाइम ये वाला तो नहीं निकलेगा बट ये तो निकलेगा इस टाइम। अच्छा सर और रोटेट करेंगे तो बेटा इस टाइम ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। पता यह चला कि अगर हम इसको रोटेट करेंगे, पोलराइजर को रोटेट करेंगे, तो बेटा आउटपुट पे जो लाइट है वो हमेशा अवेलेबल होती है, वो हमेशा प्रेजेंट होती है। इसके रोटेशन से आउटपुट पे जो लाइट है बेटा उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
बट बेटे जो आपका एनालाइजर है, इसकी दो इंपॉर्टेंट पोजीशंस में दिखाता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। दो इंपॉर्टेंट पोजीशंस वहां भी आपको मेंशन करनी है। पहली पोजीशन, जब इसकी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस यानी एनालाइजर की पैरेलल होगी टू द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस ऑफ पोलराइजर, यानी जब इन दो एक्सिस के बीच में एंगल होगा 0, तो बताइए बेटा यहां से निकला इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सिस को पैरेलल था तो बाहर आ गया। तो मुझे बताइए बेटा क्या यहां से ये निकलेगा, क्या इस टाइम जब इन दो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के बीच में जो एंगल है बेटा, जब मैंने 0 रख दिया, क्या ये आउटपुट पे निकलेगा? डेफिनेटली निकलेगा, क्योंकि ये स्लिट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो डेफिनेटली यहां पे इस टाइम ये लाइट को एलो करेगा। अब मैंने क्या करना है बेटे, मैं अब इस एनालाइजर को, इसको नहीं, इसको मैं घुमाऊंगा बेटे 90 डिग्रीज पे। किस एंगल पे बेटे? 90 डिग्रीज पे। यानी जब क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस ऑफ एनालाइजर आ जाएगी बेटा एट 90 डिग्रीज विद द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस ऑफ पोलराइजर, तो बेटा होगा क्या मुझे बताइए। क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस इसकी ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां पे था वो इस एक्सिस पे था, जब ये यहां पे आएगा, क्या ये जो आपका एनालाइजर है, क्या ये आउटपुट पे लाइट छोड़ेगा? नहीं। सो दैट मींस जो लाइट है बेटा वो स्टॉप होगी। जब यहां से लाइट नहीं मिली तो सोचिए बेटा क्या इसने वापस ये इंडिकेट नहीं किया कि जो आपकी इंसिडेंट लाइट इस क्रिस्टल पे थी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही एक्सिस पे प्रेजेंट था? क्योंकि जब आपने इसको रोटेट किया था तो लाइट तो हमेशा ही मेरी थी हर एक एंगल पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक एक्सिस पे प्रेजेंट था, आउटपुट पे हमेशा हर एक एंगल पे बड़ा लाइट मेरी थी। लेकिन इसके 90 डिग्रीज आने पे अगर मैं ये दिखा सकूं बेटे, जस्ट होल्ड, अगर मैं ये दिखा पाऊं कि जब इसका एंगल, कलर चेंज कर देता हूं बेटे, इसकी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस में लाता हूं बेटे किस एंगल पे? 90 डिग्रीज पे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यह है बेटा क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस ऑफ द सेकेंड क्रिस्टल, यू गॉट इट। यह बेटा दूसरा क्रिस्टल। अब इस टाइम बताइए इस क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस और इस क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के बीच में व्हाट इज द एंगल? 90 डिग्री। क्या इस टाइम आउटपुट पे लाइट होगी? बेटा इस टाइम पे आउटपुट पे लाइट नहीं मिलती है, तो इंडिकेट क्लियर हुआ बेटे कि यहां पे जो लाइट थी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड खाली एक एक्सिस पे प्रेजेंट था, क्योंकि अगर हर एक एक्सिस पे प्रेजेंट होता तो यहां पे भी तो कोई ना कोई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ ही जाता। तो बेटा इस तरीके से हम डिटेक्ट करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यानी पोलराइज्ड लाइट इस तरीके से हम बेटा डिटेक्ट करते हैं। तो आपको मैंने समझा दिया पोलराइजेशन, हाउ टू अचीव पोलराइजेशन एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर। ठीक है बेटे, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। देखिए बेटा ब्रेविस्टर्स लॉ। अच्छा बेटे एक चीज है जो मैंने अभी आपको दिखाया पोलराइजेशन, इसको मैं थोड़ा और अगर एक्सटेंड करूं बेटे तो कुछ चीजें जो है आपको सीखने को मिल सकती हैं। चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और पोलराइजेशन को थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। ध्यान से सुनिएगा बेटा, यह है अनपोलराइज्ड लाइट। अब बेटा सीखिएगा, इसको थोड़ा सा और पढ़ा देता हूं। मैं पहले ही बोल रहा हूं बेटे, आई एम रेस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ टू ओनली, जो आप कह सकते हो बेटा बोर्ड एग्जामिनेशन, आप समझ रहे हो, उसके विद रेस्पेक्ट में जा रहा हूं, मैं उससे बाहर नहीं जा रहा हूं बेटे, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट, सो दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट ऑन ऑल पॉसिबल एक्सिस। नाउ हो क्या रहा है बेटे, आगे आपने एनालाइजर रख दिया, ये आपने रख दिया बेटे टॉर्मलिन क्रिस्टल। ठीक है, दिस द टॉर्मलिन क्रिस्टल, ये हो गया पोलराइजर। पहला जो होता है दैट्स नॉट एनालाइजर, पोलराइजर ये होता है बेटे। ठीक है, अब क्या होगा बेटे, यहां से जो लाइट निकलेगी आपको पता है वो बेटे पोलराइज्ड लाइट होगी, डेफिनेटली वो पोलराइज्ड लाइट होगी। आपसे कभी कभार पूछा जाता है व्हाट इज लॉ ऑफ मैलस, लॉ ऑफ मैलस। एक सेकंड मैं देखता हूं मैंने क्वेश्चन में रखा है कि नहीं, तो यहां पे बेटा मैं एक लॉ डिस्कस करूंगा। पोलराइजेशन अब पढ़ी है हमने बेटा, तो थोड़ा सा और पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ मैलस। लॉ ऑफ मैलस आपसे आराम से वो पूछ सकता है, तो बेटे मैंने इंक्लूड कर दिया, ध्यान से देखिएगा। लॉ ऑफ मैलस क्या है? पोलराइजेशन हो गया, पोलराइज्ड लाइट को कैसे डिटेक्ट करेंगे बाय यूजिंग द एनालाइजर, वो भी पढ़ा दिया। और बेटे अब मैं एक लॉ पढ़ाने जा रहा हूं, दैट्स लॉ ऑफ मैलस। लॉ ऑफ मैलस क्या है? ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान है बेटे।
यहां से जो लाइट है यानी अनपोलराइज्ड लाइट है बेटा, लेट सपोज इसकी इंटेंसिटी है आई, इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट लेट सपोज आई। जब ये लाइट पास होती है बेटा पोलराइजर से, जब ये लाइट पास होती है किससे बेटे, पोलराइजर से, तो इंटेंसिटी इस टाइम मैं लूंगा लेट सपोज आई नॉट, आई नॉट बेटा मैं इंटेंसिटी ले रहा हूं। तो इंटेंसिटी आई नॉट याद रखेंगे, सर ने कौन सी इंटेंसिटी ली, जो आई बेटा आप ये कह सकते हो जब लाइट पास हुई फ्रॉम द पोलराइजर, तो बेटा जो लाइट आउटपुट पे मिली उसकी इंटेंसिटी सर ने ली आई नॉट। याद रखेंगे बेटा ये आई नॉट हमेशा होता है आई बाई टू, यानी जो अनपोलराइज्ड लाइट है उसके हाफ ऑफ द इंटेंसिटी के बराबर होती है। जो लाइट पोलराइजर से बाहर आती है उसकी इंटेंसिटी एग्जैक्टली हाफ होती है बेटा ऑफ द अनपोलराइज्ड लाइट। इस गोल्डन पॉइंट को बेटा अपने दिमाग में हमेशा सेव करके रखिए, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आता है। बट क्योंकि हम यहां पे जो है बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो इसीलिए मैं अपने आप को बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूं, लेकिन तब भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता के जा रहा हूं, ठीक है, इसको दिमाग में रखिए। तो हो गया क्लियर, आई नॉट इज इक्वल टू आई बाई टू। बेटा एक साइंस था, इसका नाम था मैलस। मैलस ने कहा कि अगर मैं आगे रख दूं एक और क्रिस्टल जिसका नाम आपको पता है बेटे, क्या रखते थे आप अभी तक, एनालाइजर। मान के चलिए उसने एक और क्रिस्टल रख दिया, आप एनालाइजर बोलिए जो आपकी मर्जी, एक और क्रिस्टल उसने रख दिया। लेकिन उसने इस टाइम बेटा इसको 90 डिग्रीज पे नहीं रखा, मतलब जो इसकी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सीस है बेटा वो इसने इस टाइम इसके साथ 90 डिग्रीज पे नहीं रख दिया। रादर आप देख सकते हो जो इसकी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सीस है और जो इसकी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सीस है अगर मैं ज्वाइन कर दूं, आप कह सकते हो इन दो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सीस के बीच में एंगल है बेटा इस टाइम थीटा। सो यहां पे न थीटा 0 है न थीटा यहां पे बेटा 90 डिग्रीज है। जब उसने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसको यहां से बेटा लाइट डेफिनेटली जो है उसको यहां से मिली, यहां पे उसको आउटपुट पे लाइट मिली, और उसको जो यहां से लाइट मिली बेटा उसने कहा इसकी जो इंटेंसिटी होगी, यानी आप कह सकते हो जो एनालाइजर से लाइट बाहर आई उसने कहा जो इसकी इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द एनालाइजर, जो आउटपुट लाइट है यहां पे बेटा उसने कहा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos of square of the angle, cos of square of the angle between the two crystallographic axes. I is directly proportional to cosine of the square, आप कह सकते बेटा cos square theta, cosine square of the angle between the two crystallographic axes. इस चीज को ही हम कहते हैं बेटा लॉ ऑफ मैलस। क्लियर है बेटा, दिस लॉ ऑफ मैलस। अब अगर हमें इसको डिराइव करना है, जो कि जब भी आपको आपसे पूछा जाएगा व्हाट्स लॉ ऑफ मैलस, आपको बेटे वहां पे डिराइव करके देना है। कैसे डिराइव करेंगे मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा हम क्या करेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो बेटे आप ये काम करेंगे, आप कहेंगे तो जो लाइट यहां से मिली, ध्यान से सुनिएगा बेटा, जो लाइट यहां से मिली बेटा यानी जो पोलराइजर से बाहर आई उसकी इंटेंसिटी कितनी है, आई नॉट। यहां पे जो इससे लाइट बाहर आएगी उसका मैं एम्पलीट्यूड लूंगा बेटे ए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, या ए नॉट, यानी इंटेंसिटी उस लाइट की आई नॉट है और एम्पलीट्यूड जो है बेटा इस लाइट का जो एम्पलीट्यूड है बेटा वो मैं ले रहा हूं ए नॉट। क्लियर है? अब ये ए नॉट एम्पलीट्यूड वाली लाइट, ये आई नॉट इंटेंसिटी वाली लाइट किसके ऊपर फॉल होगी, ये फॉल होगी बेटा ऑन द यू कैन से एनालाइजर। तो होगा क्या बेटे, ये है आपके पास ए नॉट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये है बेटा आपकी लाइट जो यहां से आई, जो इस पे इंसिडेंट हुई, और इसका जो आप कह सकते हो एम्पलीट्यूड है बेटा दैट इज ए नॉट, हां या ना। और इस टाइम मुझे बताइए बेटा व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, दैट्स थीटा, यू गॉट इट, दैट्स इक्वल टू थीटा। क्या मुझे बताइए बेटा क्या ये ए नॉट जो एम्पलीट्यूड है क्या ये पूरा बाहर आ जाएगा, नहीं, बल्कि इस ए नॉट का जो ये वाला कंपोनेंट है, खाली वही वाला कंपोनेंट, मैं यहां पे कलर चेंज करता हूं और दिखाने की कोशिश करूंगा बेटे, ये है बेटा ए नॉट, ये है बेटा एम्पलीट्यूड ऑफ आप कह सकते हो पोलराइज्ड लाइट। जब ये इस वाले क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पे बेटा इंसिडेंट हुई, ये इंसिडेंट हुई एट एन एंगल ऑफ हाउ मच, थीटा, तो बेटा जो बाहर आएगा वो इस ए नॉट एम्पलीट्यूड का कॉस कंपोनेंट होगा, यानी जो यहां से लाइट निकलेगी बेटा उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो होगा ए नॉट
cos थीटा, यानी टोटल में आया एम्पलीट्यूड ए नॉट, लेकिन आया एट एन एंगल ऑफ थीटा। कौन सा कंपोनेंट बेटा है पैरेलल टू द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस ए नॉट cos थीटा, वही बाहर आएगा। जबकि इसका एक और कंपोनेंट जो होगा ए नॉट साइन थीटा। अब देखिए बेटा ए नॉट साइन थीटा कितना एंगल बना रहा है विद क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस 90, ये बाहर नहीं आएगा। मैंने अभी वो दो इंपॉर्टेंट केसेस पढ़ाए थे 0 और 90 का, 90 पे ये वाला जो कंपोनेंट आउटपुट में नहीं आएगा। तो आउटपुट की आप ये कह सकते हो जो लाइट होगी उसका एम्पलीट्यूड होगा ए नॉट कॉस थीटा। यू गॉट इट, ए नॉट कॉस थीटा। हमें ये पता है बेटे कि जो इंटेंसिटी होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो मुझे बताइए जो बेटा यहां से लाइट बाहर आ रही है, यानी एनालाइजर से जो लाइट बाहर आ रही है, लेट अस सपोज अगर मैं उसकी इंटेंसिटी आई मानूं, तो मैं ये कह सकता हूं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट। तो लाइट जो बाहर आ रही है उसका एम्पलीट्यूड कितना है, उसका एम्पलीट्यूड है ए नॉट कॉस थीटा। तो हमने पढ़ा है कि ये इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के। तो बेटा इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी, हाँ या ना। तो हम ये कह सकते हैं आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? अब ए नॉट जो है बेटा ये तो एक कांस्टेंट है, सो हम कह सकते हैं आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा। बताइए बेटा ये किसने कहा था कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है जो बाहर आएगी फ्रॉम द एनालाइजर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, उसी को लॉ ऑफ मैलस कहते हैं। आप कह सकते हो हमने यहां पे प्रूव करके दिया, सही है। इस तरीके से वहां पे आपको लॉ ऑफ मैलस लिखना है। एक चीज बेटा हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए, यहां भी आई है, यहां से जो आ रहा है वो आई है, तो एक काम कर देता हूं, जो अनपोलराइज्ड लाइट है इसकी इंटेंसिटी आई डैश कर देता हूं, इसकी इंटेंसिटी आई डैश कर देता हूं। तो यहां से जो लाइट आएगी उसकी इंटेंसिटी होगी हाफ ऑफ द अनपोलराइज्ड लाइट आई डैश बाई 2। तो अब बेटा आपको कियोस एंड कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी आई डैश, जो पोलराइज्ड लाइट है उसकी इंटेंसिटी आई नॉट, जो बाहर आई एनालाइजर से वो आई, और वो जो आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉस स्क्वायर थीटा के। सो ये हो गया बेटे लॉ ऑफ मैलस हमारा कंप्लीट। क्लियर है, समझ में आया? लॉ ऑफ मैलस क्या कहता है, जो लाइट आएगी, जो इंटेंसिटी उस लाइट की होगी जो आएगी फ्रॉम द एनालाइजर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। यू गॉट इट? तो आइए बेटा अब चलते हैं हमारे आज के एक और क्वेश्चन पे। व्हाट्स दैट? दैट्स ब्रेविस्टर्स लॉ। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, व्हाट इज ब्रेविस्टर्स लॉ? ब्रेविस्टर्स लॉ है क्या? ध्यान से सुनिए बेटा। पोलराइजेशन ऑफ लाइट बहुत तरीकों से आप करते हो, जैसे अभी मैंने दिखाया नाइकॉल प्रिज्म, टॉर्मलिन क्रिस्टल। बेटा एक और तरीका है जिससे हम लाइट को पोलराइज करते हैं, एंड इट इज पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। इज दिस क्लियर? तो ब्रेविस्टर्स लॉ जो है बेटा ये एसोसिएटेड है, ये रिलेटेड है पोलराइजेशन विद रिफ्लेक्शन के साथ। आइए बेटा सीखते हैं ब्रेविस्टर्स लॉ है क्या। ध्यान से सुनिएगा बेटा, देखिए बेटा बड़े मजेदार चीज है ये ब्रेविस्टर्स लॉ, ध्यान से सुनिए। लेट अस सपोज ये इंटरफेस है बेटा जो दो मीडियम को सेपरेट करती है, यानी इसका एक रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका अलग एक रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दो डिफरेंट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स में मीडियम में ले रहा हूं, ये म्यू रेयरर, ये म्यू डेंसर। क्लियर? अब क्या हो रहा है बेटे, रादर आप ये भी कह सकते हो ये वाला जो मीडियम है ये कुछ ऐसा है बेटे जो ट्रांसल्यूसेंट है, ट्रांसपेरेंट नहीं। मतलब क्या हो रहा है, लाइट आ रही है, ये इस मीडियम, जिस मीडियम पे ये पड़े वहां पे दो चीजें होनी चाहिए, लाइट रिफ्लेक्ट भी होनी चाहिए और लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट भी होनी चाहिए। ऐसे आप मान के चलिए। तो बेटा बहुत आसान है, यहां पे जो रेयर और डेंसर है बेटा क्राइटेरिया ऐसा रखना है कि जो लाइट आए, जैसे आपके घर में गिलास होता है, गिलास पैन्स जो लगे होते हैं, तो उनकी जो डेंसिटी होती है वो रेयर से एयर से कम ही होती है, तो आ गया गिलास पैन का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर। जब गिलास पैन पे लाइट पड़ती है बेटा तो क्या होता है, ये लाइट दो हिस्सों में बढ़ जाती है, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है और कुछ जो है बेटा रिफ्रैक्ट होकर इस गिलास के अंदर चली जाती है। तो बेटा ध्यान से सुनिएगा, लेट अस सपोज यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यह है बेटा इंसिडेंट लाइट, यहां पे ये पड़ रही है बेटा फ्रॉम रियर टू डेंसर, ये असल में जाना चाहती है फ्रॉम रियर टू डेंसर, लेकिन ऐसा हो रहा है कि बेटे यहां पे लाइट स्प्लिट हो रही है दो पार्ट्स में, कुछ हिस्सा लाइट का रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है और कुछ जो है वो रिफ्रैक्ट हो रहा है।
तो इस एंगल को आप क्या कहेंगे बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहां से जो लाइट निकली ये आएगा बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यह आएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और कुछ लाइट जो है बेटा वो यहां पे जिसको आप ये कह सकते हो रेफ्रैक्ट होकर इसके अंदर जाएगी और ये बनेगा एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन, हाँ या ना। सो दिस इज द एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन हियर। तो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए मैं एक काम कर देता हूं बेटे, ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूजन ना हो। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इफ दिस इंसिडेंट लाइट, दिस इज रिफ्लेक्टेड, ये दो एंगल्स बराबर, इससे हमें ये फायदा होगा, ये आर इसके लिए बच जाएगा, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, कंफ्यूजन भी नहीं होगा। क्लियर है? अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, ब्रेविस्टर ने क्या कहा। हम ये देखते हैं बेटा, जो इंसिडेंट लाइट है ये हम लेते हैं बेटा अनपोलराइज्ड लाइट। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो इंसिडेंट लाइट है बेटा वो कौन सी लाइट है, दैट्स अनपोलराइज्ड लाइट। जब अनपोलराइज्ड लाइट को उस मीडियम पे डाला जाता है जिस मीडियम से कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होकर आती है और कुछ रिफ्रैक्ट होकर आती है, तो हमें यह देखने को मिलता है जो आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट है, जो आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट है उसमें पोलराइज्ड लाइट का कंटेंट जो है होता है बेटे वो अच्छा खासा होता है। यानी जो आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट होती है उसमें अनपोलराइज्ड लाइट भी है और पोलराइज्ड लाइट भी है, जबकि जो रिफ्रैक्टेड लाइट है बेटा इसमें मैक्सिमम या आप कहिए अनपोलराइज्ड लाइट ही होती है। तो हम ये देखते हैं कि जो हमारी अनपोलराइज्ड लाइट, जब हमारी अनपोलराइज्ड लाइट किसी मीडियम के ऊपर रिफ्लेक्शन दिखाती है और रिफ्रैक्शन भी दिखाती है, तो क्या होता है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसमें दोनों बेटा लाइट्स प्रेजेंट होती हैं, पोलराइज्ड भी और अनपोलराइज्ड भी। लेकिन जो आपकी रिफ्रैक्टेड लाइट होती है वो मैक्सिमम अनपोलराइज्ड लाइट ही होती है। तो क्या किया कि हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बेटा चेंज कर दिया, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने बढ़ाया और घटाया। कोई ना कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस, ध्यान से सुनिएगा बेटा, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें ऐसा करने पे मिला, जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते गए कम करते गए, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस बेटा मिल गया जहां पे जो रिफ्लेक्टेड लाइट थी बेटा वो कंप्लीटली पोलराइज्ड आपको मिल गई। यानी जो रिफ्लेक्टेड लाइट थी वो 100% हो गई बेटा पोलराइज्ड। क्लियर है? रेफ्रैक्टेड नहीं, रेफ्रैक्टेड में अनपोलराइज्ड लाइट अभी भी है। तो हम ये कहते हैं जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे रिफ्लेक्टेड लाइट 100% पोलराइज हो जाएगी, दैट एंगल इज नोन एज पोलराइजिंग एंगल। बेटा उस एंगल को बोलते हैं पोलराइजिंग एंगल। यू गॉट इट? व्हाट इज पोलराइजिंग एंगल? पोलराइजिंग एंगल इज नथिंग, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द रिफ्लेक्टेड लाइट becomes 100% or you can say completely polarized. This angle is known as polarizing angle. This angle is known as polarizing angle. अब ध्यान से सुनिए, इस एंगल को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम P से तब रिप्रेजेंट करते हैं जब रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज्ड होगी। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस पोलराइजिंग एंगल होगा, आपको यह तो समझ में आ गया कि पोलराइज्ड लाइट जो होती है वो 100% पोलराइज्ड होती है। बट बेटे कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस टाइम ऑब्जर्व होते हैं, वो ये है बेटा कि यहां पे जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट इस टाइम है उनके बीच में एंगल हो जाता है 90। आप ये कह सकते हो व्हेन I becomes equal to P, the angle between reflected light and the refracted light becomes equal to 90. Is this clear? और बेटे ध्यान से सुनिएगा, जो मैं यहां पे आप मेंशन करूंगा उसी को हम कहते हैं बेटा ब्रेविस्टर्स लॉ। ब्रेविस्टर ने कहा tan P, ध्यान से सुनिएगा बेटा, tan P इज इक्वल टू म्यू। ये बेटा है ब्रेविस्टर्स लॉ। देखिए ब्रेविस्टर्स लॉ क्या है? ब्रेविस्टर्स लॉ ये कहता है बेटे कि जो टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल होगा, जो टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल होगा, दैट इज इक्वल टू द रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम टू द रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रियरर। सर आपने रियरर क्यों नहीं लिया? क्योंकि रियरर बेटा ईयर है और ईयर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो बेटा इसीलिए मैंने यहां पे लिख दिया दैट tan P इज इक्वल टू म्यू डी, यानी रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम। तो बेटा
ये जो इक्वेशन है कि जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस पोलराइजिंग एंगल के बराबर होगा उस टाइम टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर बन जाता है। बेटा इसी को हम कहते हैं ब्रेविस्टर्स लॉ। तो ब्रेविस्टर्स लॉ कुछ नहीं है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। ब्रेविस्टर्स लॉ क्या है? हम कहते हैं व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स इक्वल टू पोलराइजिंग एंगल, द रिफ्लेक्टेड लाइट बिकम्स कंप्लीटली पोलराइज्ड एंड द रिफ्लेक्टेड रे becomes or it gets at an angle of 90 degrees with the refracted light. You can say the reflected light makes angle of 90 degrees with the refracted light when angle of incidence is polarizing angle. And also according to Brevister's law, the tangent of the polarizing angle is equal to the refractive index of the denser medium. क्लियर है बेटे? तो ये था all about Brevister's law. बेटे नेक्स्ट लेक्चर में हम इस ब्रेविस्टर्स लॉ और क्रिटिकल एंगल को आपस में रिलेट करेंगे। ठीक है, थैंक्स बेटे।